हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और आजकल हमने जो न्याय दर्शन की शुरुआत कर दी है उसका भी आनंद ले रहे होंगे। तो हमने कल तक अलौकिक प्रत्यक्ष के बारे में जाना था। उसके 3 जो प्रकार थे, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज, ये जान लिया था। आज इसी का डिस्क्रिप्टिव वे हम लेने वाले हैं, इसके इसी को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष देखिए, जिस प्रत्यक्ष से जाति का प्रत्यक्ष होता है उस प्रत्यक्ष को सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहते हैं। राम, श्याम, यदु इत्यादि सभी मनुष्य एक दूसरे से भिन्न हैं, फिर भी जब हम राम को देखते हैं तब कहते हैं कि यह मनुष्य है। इसका कारण यह है कि राम के प्रत्यक्षीकरण में मनुष्यत्व का प्रत्यक्षीकरण होता है। इसी तरह गाय, घोड़ा, हाथी इत्यादि जानवरों को देखकर हम उसे पशु कह देते हैं। साथ ही पशुत्व का भी प्रत्यक्षीकरण भी हो जाता है। अतः विशेष वस्तुओं के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर उनमें निहित जाति का प्रत्यक्ष ही सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहा जाता है। यानी कि जैसे मनुष्य जाति आप देख रहे हैं ना, पशु जाति को देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि व्यक्ति में जाति निहित है, इसलिए एक व्यक्ति के प्रत्यक्ष से उसकी संपूर्ण जाति का प्रत्यक्ष हो जाता है। यही कारण है कि हम 2-4 मनुष्यों को मरते देखते हैं और समूची मनुष्य जाति को मरने का निर्णय करते हैं, क्योंकि 2-4 व्यक्तियों के प्रत्यक्ष मात्र से ही हमें संपूर्ण मानव जाति का प्रत्यक्ष हो जाता है। इस प्रत्यक्ष को सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहा जाता है, क्योंकि यह सामान्य के प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त होता है। अब जान लीजिए ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष को जान लीजिए। मानव अपनी इंद्रियों के द्वारा अनेक वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता है। प्रत्येक इंद्रिय के साधारणतः भिन्न भिन्न विषय हैं। आँख से रूप, कान से शब्द का, नाक से गंध का, त्वचा से स्पर्श का, यानी किसी वस्तु के कड़ापन या मुलायमियत का ज्ञान त्वचा से और जीभ से स्वाद का ज्ञान होता है। इस प्रकार प्रत्येक इंद्रिय से अलग अलग विषय का ज्ञान होता है। एक इंद्रिय से साधारणतः दूसरी इंद्रिय के विषय का ज्ञान होना संभव नहीं माना जाता है। आँख से शब्द, गंध, स्पर्श और स्वाद का ज्ञान होना संभव नहीं होता। ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष अलौकिक प्रत्यक्ष का वह भेद है जिसके द्वारा इंद्रिय अपने विषय से भिन्न विषय का ज्ञान भी ग्रहण करती है। रसगुल्ले को देखते ही मुंह में पानी भर आता है, ठीक है। बाघ को देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घास को देखते ही चिकनाहट का अनुभव होने लगता है। गर्मी के दिन में आग को देखते ही गर्मी का अनुभव होने लगता है। जाड़े के दिन में बर्फ़ को देखते ही सिरहन होने लगती है। तो ये सब बता रहे हैं, चिकनाहट या कड़ापन की अनुभूति त्वचा के द्वारा होती है। आँख से चिकनाहट का ज्ञान नहीं होता, परंतु ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष में आँख से घास को देखकर चिकनाहट का अनुभव होने लगता है। रसगुल्ले में मीठेपन का ज्ञान जीभ के द्वारा ही संभव है, परंतु ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष में रसगुल्ले को देखकर ही इसके मीठेपन का ज्ञान हो जाता है। समझ पा रहे हैं? न्याय दर्शन में कहा गया है कि अतीत में 2 गुणों को सदा एक साथ प्रत्यक्ष करते रहने से इसमें साहचर्य स्थापित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप एक विषय का अनुभव होते ही दूसरे विषय का अनुभव होने लगता है। यह ज्ञान पहले के प्राप्त ज्ञान पर आधारित रहने के कारण ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष कहा जाता है। वेदांती न्याय दर्शन के ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष का खंडन करते हैं। न्याय दर्शन में भ्रम की व्याख्या ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष के द्वारा की जाती। रस्सी को सांप समझ लेना भ्रम है। जब हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं तो इसकी व्याख्या न्यायिकों के अनुसार यह है कि हमारे पूर्व अनुभव, मतलब हमारे पूर्व अनुभूत सांप की जो स्मृति है, वर्तमान अनुभव वस्तु रस्सी की अनुभूति से इस प्रकार मिल जाती है कि रस्सी को स्मृति की वस्तु सांप से हम पृथक नहीं कर पाते। भ्रम ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष का भ्रामक रूप कहा गया है। यानी भ्रम तो होता ही रहता है, हम सभी को होता है, तो वो भी यहाँ बता दिया गया है। योगज देखिए, योगज को इन्होंने इंट्यूटिव बताया है। साधारणतः इंद्रियों की शक्ति सीमित है। हम दूर एवं सूक्ष्म विषयों को नहीं देख पाते हैं, दूर की आवाज़ को नहीं सुन पाते, दूर में रखे हुए विषयों को हम नहीं
चख सकते हैं और ना छू सकते हैं, परंतु कुछ असाधारण व्यक्तियों में योगज ज्ञान पाया जाता है, जिसके द्वारा वे भूत, वर्तमान, भविष्य, सूक्ष्म सभी प्रकार की वस्तुओं का अनुभव करने लगते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? यह ज्ञान मुख्यतः योगियों में पाया जाता है, इसीलिए योगज इसे कहा गया, क्योंकि योगियों में यह ज्ञान पाया जाता है। इन लोगों ने योगाभ्यास द्वारा इस ज्ञान को अपनाया है। यह ज्ञान दो तरह का होता है। जो योग में पूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए यह ज्ञान शाश्वत और अपने आप हो जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति को युक्त कहते हैं। जो योग में पूर्ण नहीं है, जिन्हें आंशिक सिद्धि प्राप्त है, उन्हें ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है ना, ऐसे पुरुष को युंजान कहा जाता है। यह ज्ञान योगियों को प्राप्त है, इसलिए इसे योगज ज्ञान कहा जाता है, वही जो मैंने बताया। योगज प्रत्यक्ष की प्रामाणिकता को अनेक भारतीय दार्शनिकों ने माना है। जैन दर्शन का केवल ज्ञान, बौद्ध दर्शन का बोधि, वेदांत का साक्षात्कार, योगज प्रत्यक्ष के विभिन्न प्रकार हैं। तो अब देख लीजिए, न्याय के प्रत्यक्ष के विभिन्न प्रकारों को निम्नलिखित एक फ्लो चार्ट बना दिया गया, उसके द्वारा समझा रहे हैं। तो पहले बता, प्रत्यक्ष को किस में बांटा था? लौकिक और अलौकिक में। ठीक है, अब लौकिक में ही क्या आ गया था? बाह्य और आंतरिक या मानस। अलौकिक में क्या बताया? सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। ठीक है, अब फिर लौकिक एक दूसरी दृष्टि से लौकिक प्रत्यक्ष के प्रकार क्या बता दिया था? निर्विकल्पक, सविकल्पक और प्रतिभिज्ञा। ये हम जान चुके हैं और लास्ट में इन्होंने फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा दिया है। ठीक है, तो आगे जो हम सीखने वाले हैं उसका है अनुमान। अनुमान जान लेंगे, फिर उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, अनुमान न्याय दर्शन का दूसरा प्रमाण है। अनुमान शब्द का विश्लेषण करने पर इस शब्द को दो शब्दों का योगफल पाते हैं। वे दो शब्द हैं अनु और मान। अनु का अर्थ है पश्चात और मान का अर्थ क्या बता रहे हैं? ज्ञान होता है। अनुमान का अर्थ है वह ज्ञान जो एक ज्ञान के बाद आए। वह ज्ञान प्रत्यक्ष ही ज्ञान है, जिसके आधार पर अनुमान की प्राप्ति होती। पहाड़ पर धुएं को देखकर वहाँ आग होने का अनुमान किया जाता है। ये पहले भी उदाहरण में आया हुआ है। इसीलिए गौतम मुनि ने अनुमान को क्या बताया? तत्व पूर्वकम प्रत्यक्ष मूलक कहा है। अनुमान वह है जिसमें प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाया जाता है। पाश्चात्य तर्कशास्त्र में प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाना आगमन कहा जाता है। यद्यपि प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों को प्रमाण माना गया है, फिर भी दोनों में अत्यधिक अंतर है। तो अंतर भी बता रहे हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान स्वतंत्र एवं निरपेक्ष रूप से ज्ञान का साधन है। वह स्वयं मूलक कहा जाता है, परंतु अनुमान अपनी उत्पत्ति के लिए प्रत्यक्ष पर आश्रित है, यानी उस पर निर्भर करता है। इसलिए अनुमान को प्रत्यक्ष मूलक ज्ञान कहा गया है। प्रत्यक्ष ज्ञान वर्तमान तक ही सीमित है। इसका कारण यह है कि प्रत्यक्ष का ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से होता है। जो वस्तु इंद्रियों की पहुंच से बाहर है उसका ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होता। ये हम सभी को पता है। प्रत्यक्ष कह रहे हैं कि परंतु उसके विपरीत अनुमान से भूत और भविष्य का भी ज्ञान होता है, अतः अनुमान का क्षेत्र प्रत्यक्ष के क्षेत्र से बृहत्तर है, यानी इससे बड़ा है। प्रत्यक्ष ज्ञान संदेह रहित एवं निश्चित होता है, परंतु अनुमान जन्य ज्ञान संशयपूर्ण और अनिश्चित होता है। इसका फल यह होता है कि हमारे अधिकांश अनुभव गलत निकलते हैं तथा एक ही आधार से किए गए अनुमानों के निष्कर्ष भिन्न भिन्न होते हैं। प्रत्यक्ष में विषयों का साक्षात्कार होता है, इसी कारण प्रत्यक्ष को अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है, परंतु अनुमान में विषयों का साक्षात्कार नहीं होता, जिसके फलस्वरूप अनुमान जन्य ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष की उत्पत्ति इंद्रियों से होती है। इसका फल यह होता है कि योगज के अतिरिक्त सभी प्रकार के प्रत्यक्ष का स्वरूप प्रायः एक ही रहता है। सभी प्रत्यक्ष में वस्तु की उपस्थिति समान भाव से होती है, परंतु अनुमान के रूप व्याप्ति की विविधता के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अनुमान की आवश्यकता वहीं पड़ती है जहाँ विषय ज्ञान संदेहजनक हो। पूर्ण ज्ञान के अभाव में अथवा निश्चित ज्ञान की उपस्थिति में अनुमान करने का प्रश्न ही निरर्थक है। परंतु प्रत्यक्ष के साथ ये बातें नहीं लागू होती हैं। प्रत्यक्ष को न्याय शास्त्र में एक मौलिक प्रमाण माना गया है। सभी प्रमाणों में इसका स्थान प्रथम आता है।
किंतु अनुमान प्रत्यक्ष के बाद स्थान ग्रहण करता है। इसके से प्रमाणित होता है कि प्रत्यक्ष प्रथम कोटि का प्रमाण है और जबकि अनुमान द्वितीय कोटि का प्रमाण है। क्लियर? प्रत्यक्ष और अनुमान के मुख्य अंतर को जान लेने के बाद अनुमान के स्वरूप और अवयव पर विचार करना वांछनीय है। अनुमान जैसा ऊपर कहा गया है तो आप जान ही रहे हैं, उस ज्ञान को कहते हैं जो पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। अनुमान का उदाहरण है पहाड़ पर आग है क्योंकि वहाँ धुआं है, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। यह अनुमान धुआं और आग के व्याप्ति संबंध पर आधारित है। दो वस्तुओं के बीच आवश्यक और सामान्य संबंध को व्याप्ति कहा जाता है। समझ गए? जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, यह व्याप्ति वाक्य है। उपरोक्त तर्क में धुएं को पाकर आग का अनुमान इसी व्याप्ति वाक्य के फलस्वरूप हुआ है। ठीक है, होता है। अनुमान के कम से कम तीन वाक्य होते हैं। अनुमान के तीन अवयव हैं, पक्ष, साध्य और हेतु। ये तीन उनके अवयव बताए गए हैं, पक्ष, साध्य और हेतु। पक्ष अनुमान का वह अवयव है जिसके संबंध में अनुमान किया जाता है। इस उदाहरण में पहाड़ पक्ष है क्योंकि पहाड़ के संबंध में अनुमान हुआ है। पक्ष के संबंध में जो कुछ सिद्ध किया जाता है उसे साध्य कहते हैं। ठीक है, या साध्य कहा जाता है। आग साध्य है क्योंकि पहाड़ पर आग का होना ही सिद्ध किया गया है। जिसके द्वारा पक्ष में साध्य का होना बतलाया जाता है वह हेतु कहलाता है। उपरोक्त अनुमान में धुआं हेतु है क्योंकि धुएं को देखकर ही पहाड़ पर आग होने का अनुमान किया गया है। उपरोक्त अनुमान के तीन वाक्य पाश्चात्य तर्कशास्त्र के निष्कर्ष लघु वाक्य और बृहत वाक्य के अनुरूप हैं। यद्यपि पाश्चात्य तर्कशास्त्र में इनका क्रम दूसरा है, पक्ष, साध और हेतु पाश्चात्य तर्कशास्त्र के क्रमशः लघु पद, बृहत पद और मध्यवर्ती पद के समान हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा हम इनके गुण और अनुमान और इनको जान रहे हैं, इनके जैसे आप किसी कंक्लूजन में कैसे पहुंचते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं तो क्या अनुभव होता है, ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। परसेप्शन आप समझ ही रहे, प्रत्यक्ष ज्ञान को आप देख रहे हैं ना। और आज हमने अलौकिक प्रत्यक्ष के तीनों हमने जो उनके प्रकार थे वो जान लिए थे, जिसमें सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष है ना, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष और योगज हमने कर लिया है। फिर हमने अनुमान को भी जान लिया है। अब कल से हम क्या करने वाले, अनुमान के पंचावव के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जिसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी क्योंकि इसमें ये ज्ञान थोड़ा सा क्लिष्ट है, थोड़ा सा इसमें अलग से बताया जा रहा है। तो आप जब धीरे धीरे इसमें प्रवेश करते जाएंगे, समझते जाएंगे, एक एक सेशन को अटेंड करते जाएंगे तो निश्चित ही क्लैरिटी के साथ आता जाएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए और ये भी याद रखिए कि न्याय दर्शन कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।